आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी की पार्ट नंबर 9 की आज पढ़ाई करेंगे। आज 9वें पार्ट की पढ़ाई करेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का जो है नाम है उसका समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज के पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट में हम आपको बता दिए थे, क्या बताया था कि लगभग हमारा लेसन समाप्त हो चुका है। जो पार्ट नंबर 9 है, मतलब जो आज का पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो छोटा छोटा 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा देखने को, मॉडल सेट में मिल जाएगा, या क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। वही हम आज आपको क्या करें बताने जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जाम के व्यू से, ये भी बहुत क्या खास है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबको क्या किया एक जगह पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये 3 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन और बताएंगे इसी को साफ करने के बाद, ठीक है। तो पहले हम आपको ये 3 क्वेश्चन समझाएंगे और ये तीनों क्वेश्चन समझाने के बाद इसको साफ करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन और अब आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद ये लेसन आपका क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको बाद में डालने वाले हैं, ठीक है, साफ करने वाले हैं। तो साफ करेंगे तो आप उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, इसलिए आप जल्दी से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से होगा क्या ना कि आप इसको जब कॉपी में लिख लोगे तो आपका अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसको बार बार मान लीजिए भूल भी गए तो एक बार पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में करके हम यहाँ पर इसको लिखे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में करके यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बार बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सोवियत संघ में प्रतिक्रांति क्यों हुई? सोवियत संघ में प्रतिक्रांति क्यों हुई? सोवियत संघ का मतलब क्या? रूस। पहले बता चुके थे कि सोवियत संघ का मतलब क्या होता है जी, रूस होता है। ये जो रूस था वहां पर प्रतिक्रांति क्यों हुआ? प्रतिक्रांति था क्या, ठीक है। इसका जो लेनिन का सरकार था, वहां पर लेनिन का सरकार था ना, लेनिन का सरकार था, जिसको बोलते हैं बोल्शेविक सरकार। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक सरकार। वहां पर लेनिन का जो राज चल रहा था, लेनिन का जो सरकार चल रहा था, उसी को क्या बोलते हैं? बोल्शेविक सरकार। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक सरकार। वो इस प्रतिक्रांति का सामना कैसे किया, इसको कैसे झेला, वो कैसे इसका सामना किया, कैसे फेस किया, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले भी जान चुके हैं। हम आपको जब लेनिन को पढ़ाए थे, इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ाए थे, लेनिन पढ़ाए थे, लेनिन के कार्य पढ़ाए थे ना। तो लेनिन के कार्य में ही हम आपको पढ़ाए थे प्रतिक्रांति। अगर आपको ध्यान में होगा, याद होगा, तब ये पूरा पॉइंट आपको याद होगा कि लेनिन के कार्य में हम आपको एक पॉइंट ये भी बताए थे, प्रतिक्रांति बताया था ना, प्रतिक्रांति। चलिए वो अगर आप देखोगे तो इसको तो तुरंत समझ में आ जाएगा, और नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बोल्शेविक सरकार यानी लेनिन का जो सरकार है, उसकी नीतियों से कुछ लोग परेशान हो गए। ध्यान से सुनिएगा, जो हम यहाँ पर लिखे हैं वही कहानी हम बोल रहे हैं, अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, यहाँ भी अपना ही लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक ना। उसी को हम कहानी के जैसा आपको समझाने की कोशिश करें। बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और फील कीजिएगा, ठीक ना, समझिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। लेनिन का जब सरकार आया रूस में, लेनिन का जब बोल्शेविक सरकार आया रूस में, कौन सा सरकार? बोल्शेविक सरकार। लेनिन का जब बोल्शेविक सरकार आया रूस में, तो कुछ लोग इनसे परेशान हो गए। कौन लोग परेशान हो गए सर? तो पादरी, सामंत, पूंजीपति, नौकरशाह, जमींदार, ये सब लोग परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए सर? क्योंकि लेनिन का जो सरकार है, बोल्शेविक सरकार, इसकी संपत्ति को छीन लिया था, अधिकारों को छीन लिया था। आ गया था समझ आया कि जब लेनिन का बोल्शेविक सरकार आया रूस में, लेनिन का बोल्शेविक सरकार आया रूस में, बिल्कुल एक फिल्म जैसा आपको लगेगा। बस आप ध्यान से सुनोगे, एक फिल्म जैसा लगेगा, एक कहानी लगेगा, बहुत अच्छा कहानी है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब लेनिन का सरकार आया, बोल्शेविक सरकार आया रूस में, तो इसके सरकार से, इस सरकार से, इसके नियमों से, इसके कानून से कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ लोग क्या हो गए? गुस्सा हो गए, ठीक है। अब कौन लोग परेशान हुए? जिनका ये अधिकार और संपत्ति को छीन लिए थे। अब किनका ये अधिकार और संपत्ति को छीने थे? तो पादरी का, पूंजीपति का, सामंत लोग, नौकरशाह लोग, ठीक है, जमींदार लोग, ये सब लोग इससे क्या हो गए? परेशान हो गए, ठीक है। अब ये सब लोग क्या करने लगे? षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। कौन लोग? यही सब पादरी, पूंजीपति, जो लोग परेशान थे लेनिन से, तो सब षड्यंत्र प्लानिंग करना शुरू कर दिए लेनिन को यहाँ से हटाने का। आया समझ ना, लेनिन को रूस से हटाने का क्या करना शुरू कर दिए? प्लानिंग करना शुरू कर दिए, ठीक है। और एक बार तो लेनिन पे हमला भी किया गया, लेनिन का हत्या का प्रयास भी किया गया एक बार, ठीक है, लेनिन की हत्या का प्रयास भी किया गया। तब लेनिन की सरकार क्या किया कि इसको खत्म करने का निर्णय लिया कि चलो ये जो प्रतिक्रांति हो रहा है, यही जो प्रतिक्रांति हो रहा है, इसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए, किसी तरह से खत्म किया जाए। तो इसके लिए लेनिन क्या किया? एक स्पेशल टीम बनाया, पुलिस का एक स्पेशल टीम बनाया, जिसका नाम रखा चेका। क्या नाम रखा? चेका। यहाँ पर आपको लिखे होंगे, यहाँ लिखे चेका है ना। लेनिन क्या किया? एक स्पेशल टीम बनाया पुलिस का, जिसका नाम क्या रखा गया? चेका। और ये जो चेका है वो लाल आतंक का सहारा लेकर क्या क्या हजारों षड्यंत्रकारी जो थे ना, उनके मौत के घाट उतार दिए, मतलब मौत की नींद सुला दी है।
समझा रहा है? ये जो चेका नामक पुलिस था, पुलिस टीम था चेका नामक, वो क्या किया, जो जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, जो जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, हजारों षड्यंत्रकारियों को क्या किया, मौत के घाट कर दिया, मतलब मार दिया। इससे क्या हो गया, षड्यंत्रकारियों का कमर टूट गया। कमर टूटना एक मुहावरा है, मतलब षड्यंत्रकारी क्या हो गए, शांत हो गए, पस्ट हो गए। आया समझ ना? अब षड्यंत्र करना वो क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो ये था पहला प्रतिक्रांति का पहला भाग। अभी दूसरा भाग बाकी है। पहला भाग समझा गया? पहला भाग समझाया। पहला भाग में क्या हम लोग देखे, ये देखे कि लेनिन का जब बोल्शेविक सरकार रूस में आया, लेनिन का बोल्शेविक सरकार कहां पर आया जी, रूस में आया, तो कुछ लोग उनसे क्या हो गए, परेशान हो गए। लेनिन के नियमों से, लेनिन के नियमों से, कानूनों से कुछ लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। कौन लोग परेशान हो गए, तो सामान, पादरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको भी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। सामान, पादरी, पूंजीपति, पूंजीपति हो गया, जमींदार हो गया, नौकरशाह हो गया, ये सब लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, लेनिन के नियमों से। तो क्या नियम कर दिया था, तो क्या क्या था लेनिन, इन सब संपत्ति, जितना भी इन सब प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी मैंने संपत्ति, जितना संपत्ति था, और बहुत सारे लोगों को पहले से अधिकार मिला हुआ था, सब अधिकार और प्रॉपर्टी को क्या किया, लेनिन का सरकार छीन लिया। आया समझना? लेनिन का सरकार जैसे ही आया वैसे ही इन सब का प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति और अधिकार को छीन लिया। इसलिए ये सब क्या हो गए, लेनिन की सरकार से गुस्सा हो गए और लेनिन को यहां से रूस से हटाने का क्या करने लगे, षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, है ना? षड्यंत्र मतलब प्लान, है ना? षड्यंत्र करना शुरू करिए, किसी तरह से लेनिन को यहां से हटाया जाए। एक बार लेनिन की हत्या का भी प्रयास किया गया। सोच लीजिए, इतना माहौल बिगड़ गया था वहां पर कि लेनिन की हत्या का भी प्रयास किया गया। तब लेनिन सोचा कि अब पानी नाक से ऊपर हो चुका है ना? अब पानी नाक से ऊपर हो चुका है, अब हमको कोई एक्शन लेना चाहिए। इससे लेनिन क्या किया, तो लेनिन क्या किया, एक स्पेशल टीम बनाया पुलिस का। पुलिस का एक स्पेशल टीम बनाया जिसका क्या नाम रखा, चेका। क्या नाम था, चेका। ये जो पुलिस टीम है चेका, वो हजारों षड्यंत्रकारियों को चुन चुन कर क्या किया, मार दिया, है ना? मौत की नींद सुला दिया। ऐसा ना? इससे जो षड्यंत्रकारी जो बच गए षड्यंत्रकारी, वो लोग क्या हो गए, अब डर गए। अब वो लोग षड्यंत्र करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब षड्यंत्र करना बंद कर दिया। अब प्रतिक्रांति क्या हो गया, समाप्त हो गया। आया? अब इसका दूसरा भाग देखिए क्या है, तो सोवियत संघ में जब बाहर के लोग, बाहर जब 3-4 देश, देखिए नाम याद किया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सब पूंजीवादी देश है। ध्यान से सुनिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सब पूंजीवादी देश है। ठीक है ना? अब पूंजीवादी देश क्या होता है, हम आज ही के वीडियो में जानेंगे। बोले ना कि 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे इसको मिटाने के बाद, साफ करने के बाद। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पूंजीवादी देश का क्या अर्थ होता है, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, बस अभी क्या सीखिए कि ये सब क्या है, पूंजीवादी देश है। ठीक है, तो ये सब देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, देखा क्या रे, सोवियत संघ में क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर षड्यंत्र चल रहा है, चल रहा है ना, षड्यंत्र चल रहा था ना अंदर। तो देखा कि सोवियत संघ में, सोवियत संघ बोलते हैं रूस को, सोवियत संघ में अंदर ही अंदर षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, साथ में लोग देखा कि समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। समाजवाद का नेता कौन बन गया था, रूस, बताया था ना? साम्यवाद का, समाजवाद का नेता कौन बन गया था, रूस। ये लोग पूंजीवादी देश, तो दोनों में क्या होगा, टक्कर तो होगा, है ना? पहले हम आपको बता रहे थे सीखी हुआ, ये लोग नहीं चाहता है कि समाजवाद का फैलाव हो, ये लोग नहीं चाहता कि समाजवाद का क्या हो, फैलाव हो। और रूस नहीं चाहता है कि पूंजीवाद का फैलाव हो, ये लोग चाहता है कि पूंजीवाद का क्या हो, फैलाव हो, और रूस नहीं चाहता कि पूंजीवाद का फैलाव हो। तो दोनों में टक्कर होगा ना जी, दोनों में टक्कर होगा ना। तो ये सब कोई मौका खोज रहा था, ये सब मौका खोज रहा था किसके लिए, तो रूस को खत्म करने के लिए। रूस में जो लेनिन का सरकार है ना, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन लेनिन की सरकार ने साम्यवादी सरकार बनाया वहां पर। आज मौका मिल गया इनको, कब, जब देखा कि रूस में क्या हो रहा है ना, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। तीनों को मौका मिल गया, इन लोग अपना सेना भेज दिया इसके सपोर्ट में, इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, पूंजीपतियों, पादरियों, ये सब है ना, इनके सपोर्ट करने के लिए लोग क्या किया, अपना सेना भेज दिया कि जाओ उन लोगों को क्या करो, सपोर्ट करो। क्यों, ये लोग जब सपोर्ट करेगा तो लेनिन का सरकार यहाँ पर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर ये भी रूस भी कौन सा देश बन जाएगा, पूंजीवादी देश। रूस भी क्या बन जाएगा, पूंजीवादी देश। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका अपना सेना कहां भेज दिया, सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस ने अपना सेना को भेज दिया। तो हुआ क्या कि लेनिन का ही दोस्त था त्रोटस्की, पहले भी पढ़ाया आपको। लेनिन का जो दोस्त था त्रोटस्की, वो क्या किया, लाल सेना का गठन किया। ठीक है, ये भी कोई काम नहीं था। लेनिन का जो दोस्त था त्रोटस्की, वो लाल सेना का गठन किया और लाल सेना की सहायता से इस सब देश का, ये जितना भी आपको देश नजर आ रहा है, इस सब देश की सेना को क्या किया, खदेड़ के बाहर भगा दिया। ऐसा है ना। तो इस प्रकार से रूस क्या हुआ, इतने सारे देशों के आक्रमण से बच गया कि नहीं बच गया, बच गया ना, आया नहीं है। तो इस प्रकार से प्रतिक्रांति भी समाप्त हुआ और साथ में जो पूंजीवादी देशों का खतरा मंडरा रहा था रूस के ऊपर, वो भी समाप्त हुआ। तो समझ में आया प्रतिक्रांति क्यों हुआ रूस में, क्यों हुआ पता चला। और उसका बोल्शेविक सरकार या लेनिन का सरकार कैसे सामना किया, लिख लोगे कोई दिक्कत। पहला पार्ट तो बहुत ईजी ना, दूसरा पार्ट लीजिए। दूसरा पार्ट में क्या हम बताएं, यही कि अंदर का षड्यंत्र को देख करके, अंदर का जो षड्यंत्र था, रूस के अंदर का जो षड्यंत्र था, उसको देख करके कुछ पूंजीवादी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका अपना सैनिक भेज दिया कहां, सोवियत संघ में, है ना, षड्यंत्रकारियों की
हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। किसको सहायता करने के लिए? षड्यंत्रकारियों की, ताकि षड्यंत्रकारियों की हम सहायता करेंगे तो लेनिन का सरकार वहां से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और वहां पर से साम्यवादी सरकार खत्म हो जाएगा, और वहां से साम्यवादी सरकार खत्म हो जाएगा तो वहां भी क्या हो जाएगा? पूंजीवादी सरकार। इसलिए ये लोग क्या किया? हेल्प करने के लिए अपना सैनिक भेज दिया। तो लेनिन का जो दोस्त था ट्रोट्स्की, है ना, वो क्या किया? लाल सेना का गठन किया, लाल सेना का गठन किया लेनिन की सलाह पर। लेनिन की सलाह दिया, लेनिन के सलाह पर ट्रोट्स्की जो है लाल सेना का गठन किया, और लाल सेना की सहायता से वो क्या किया? ये सब देश के जो सैनिक है सबको खदेड़ के बाहर कर दिया, सबको खदेड़ के क्या किया? बाहर कर दिया, सोवियत संघ से बाहर कर दिया। इस प्रकार सोवियत संघ जो है वो प्रतिक्रांति से भी बच गया, और साथ ही साथ पूंजीवादी देशों के हमला से, आक्रमण से भी बच गया। आया कहानी की फिर से आ गया ना? कोई दिक्कत है? समझाया जी प्रतिक्रांति क्या हुआ? हम कहानी तो लगा नहीं, फिल्म जैसा लगा, मूवी लगा कि नहीं लगा? एक मूवी चल रहा था नहीं, जिसमें हीरो कौन था? लेनिन था, है ना, और हीरो कैसे झेल लिया सबको, जितना भी विलन था सबको मार मार भगाया कि नहीं भगाया? भगाया ना जी। अपने देश की सुरक्षा किया कि नहीं किया? अपने देश की सुरक्षा किया ना। तो यही था लेनिन का प्रतिक्रांति से कैसे सामना किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है कि रूसीकरण की नीति क्रांति के लिए कहां तक उत्तरदायी थी, कहां तक जिम्मेदार थी? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम आपको रूसी क्रांति के कारण पढ़ाए थे पिछले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमको क्या पढ़ाए थे? रूसी क्रांति के कारण। तो उसमें हम ये भी बताए थे कि रूसीकरण का नीति बताए थे, बताए थे वही चीज हम यहाँ पर फिर से लिखे, वही सेम टू सेम वही चीज है। ठीक है, आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको ये समझने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि वही से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं देखे तो फिर से समझ लीजिए। तो सर आप इसको अलग से क्यों लिखे? अलग से इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो उस वहां तो बता दिए रूसीकरण की नीति, लेकिन जब इस तरह से जब क्वेश्चन लिखा रहता है तो वहां वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्वेश्चन भी सर बताया है या नहीं बताया। इसलिए इसको अलग हम क्वेश्चन बनाकर लिख दिए। तो इसको भी कहानी की तरह समझिएगा, बहुत ईजी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या? रूसीकरण नीति हुआ क्या? तो रूस का जो जार था, जार निकोलस द्वितीय, पता है ना, रूस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, वही ये नीति लाया था, रूसीकरण नीति। ठीक है ना, इससे पहले जार निकोलस वन था, कौन था? जार निकोलस वन। वही प्रयास शुरू कर दिया था, रूसीकरण की नीति लाने का प्रयास कौन शुरू कर दिया था? जार निकोलस प्रथम। ठीक है, लेकिन ये द्वितीय भी ले आया था। तो चलिए इसी के बारे में जानते क्या हुआ। तो रूस जो देश है वहां विभिन्न प्रजाति के लोग रहते थे, जैसे सब देश में रहता है। अपने भारत में, हम लोग भारत जो देश है, यहाँ भी बहुत सारी प्रजाति के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं, एक ही प्रजाति के लोग यहाँ पर है भारत में, नहीं ना। तो रूस में भी क्या था? बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहा करते थे, जिनमें सबसे ज्यादा कौन था? स्लाव। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? स्लावों की। सबसे ज्यादा संख्या किसका था? स्लावों का। इसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग रहते थे जी? तो फिर रहते थे पोल, जर्मन, यहूदी। ठीक है, इसके अतिरिक्त फिर पोल, जर्मन, यहूदी लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। अब आप ही सोचिए, बहुत सारे प्रजाति के लोग हैं, तो सबका भाषा एक जैसा होगा, सबका रीति रिवाज एक जैसा होगा, सबका संस्कृति एक होगा? नहीं ना। तो सबों की भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति अलग अलग था, सबका अलग अलग होगा ना जी। तो सबका भाषा भी अलग था, रीति रिवाज भी था अलग था, संस्कृति भी अलग था। तो जो रूस की सरकार था वो क्या किया? रूसीकरण की नीति अपना लिया। कौन सा नीति? रूसीकरण का नीति। इसमें बोला गया कि सब लोगों को रूसी भाषा बोलना पड़ेगा। सब लोगों को कौन सा भाषा? रूसी भाषा, रूसी रीति रिवाज, रूसी धर्म, मतलब रूसी धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा सब अपनाना पड़ेगा। तो ये सही है कि गलत? लोग इस बात को सपोर्ट करेंगे? कभी भी नहीं। अपने भारत देश में अगर बोल दिया जाए कि सभी लोग क्या करेंगे? उर्दू बोलेंगे सब लोग, और उर्दू ये मुस्लिम का जो रीति रिवाज है वही अपनाएंगे, मतलब सब लोग मुस्लिम धर्म को अपनाएंगे, तो क्या जितने भी यहाँ पर धर्म लोग हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या मानेंगे इस बात को? मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही हुआ यहाँ पर, यही यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यक लोग क्या करना शुरू कर दिए? विद्रोह करना शुरू किए। ऐसे ना, ये यहाँ पर तो लिखना भूल गए, हम बता रहे हैं आपको। 1863 में सबसे पहले विद्रोह किया था पोल, रूसीकरण नीति के खिलाफ। पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव कि बताइए रूसीकरण की नीति के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह कौन किया था? तो पोल किया था। कब? 1863 में। लेकिन इस विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया, लोगों की भावना को नहीं दबाया गया, है ना। लोगों में क्या था? राजा के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ते जा रहा था, और यही भावना इतना बढ़ गया कि आगे चल फिर 1917 में रूसी क्रांति हो गया। ऐसे ना, रूसी क्रांति कब हुआ है? 1917 में। पता है ना आपको रूसी क्रांति कब हुआ है? 1917 में। तो समझ में आया कि ये जो रूसीकरण की नीति है वो अभी का कारण नहीं है, 1863 बहुत साल पहले का कहानी है ना। अब हुआ ये क्रांति कब? 1917 में, बहुत साल पहले का नहीं है। बड़ी कि बहुत पहले से विद्रोह चला आ रहा था। तो समझ आया रूसीकरण की नीति। तो कोई पूछेगा बताइए रूसीकरण की नीति क्या है, या कोई रूसीकरण की नीति से कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी प्रश्न पूछ दे रूसीकरण की नीति से, तो आपको लिखना क्या? ये लिखना है कि रूस में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहा करते थे। रूस में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहा करते थे। इनमें सबसे ज्यादा कौन था जी? सबसे ज्यादा किसकी संख्या था? स्लावों का। सबसे ज्यादा संख्या किसका था? स्लाव जाति का, है ना। स्लाव जाति का सबसे ज्यादा संख्या था।
देखिए यहाँ पर लिख दिया है। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, यहूदी, जर्मन और भी लोग रहा करते थे। यही 4 नहीं, और भी प्रजाति के लोग यहाँ पर रहा करते थे, ठीक ना। सबों की भाषा अलग था, सबों के रीति रिवाज अलग था। तो रूसी सरकार क्या किया ना कि रूसीकरण की नीति अपनाया। इसके अनुसार सबको रूसी भाषा बोलने को कहा गया, सबको रूसी संस्कृति अपनाने को कहा गया, सबको रूसी धर्म अपनाने को कहा गया। तो इससे अल्पसंख्यक लोग परेशान हो गए। कौन परेशान हो गए? अल्पसंख्यक लोग परेशान हो गए और उन लोग क्या किए? विद्रोह करना शुरू किए। सबसे पहले विद्रोह कौन किए? पोल लोग। कब किए जी? 1863 में। 1863 में पोल लोग सबसे पहले विद्रोह किए, लेकिन इस विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन जार के प्रति जो अंदर गुस्सा था, लोगों के अंदर जो गुस्सा था जार के प्रति, जो अंदर विद्रोह की भावना था जार के प्रति, वो क्या होता चला गया? बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, और इतना बढ़ गया 1917 तक कि वो क्रांति का रूप ले लिया। ऐसा ना, तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि रूसीकरण की नीति क्रांति के लिए जिम्मेदार है? नहीं है, कह सकते नहीं, कह सकते हैं। अगर रूसीकरण की नीति नहीं होता तो शायद ये क्रांति नहीं होता। शायद बोल रहे हैं, और भी हो सकता था, उसके कारण भी हो सकता था। ऐसा समझे ना, तो रूसीकरण की नीति क्रांति के लिए जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार? समझा यार कैसे जिम्मेदार है? नेक्स्ट अगला है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, क्रांति का रास्ता कैसे बना लिया, क्रांति का मार्ग जो है कैसे प्रशस्त किया। जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिससे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रहा, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का प्रश्न है जिसमें रहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, तो आपको यही आंसर लिखना है। कौन सा आंसर लिखना है? यही, ठीक ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय तात्कालिक कारण कैसे बन गया, रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण कैसे बन गया, ऐसा ना, तो भी उसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं कि सर प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो उसका आंसर कौन सा लिखेंगे? यही वाला लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक है। क्वेश्चन में लिखना चाहिए रूसीकरण की नीति, आपको यही लिखना है, ठीक है। प्रतिक्रांति लिखना चाहिए, आपको यही लिखना है। आ रहा है समझ में ना? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं रूसी क्रांति के कारण बताया था ना। हुआ क्या था कि रूस लगातार हारते जा रहा था, बहुत सारा युद्ध किया, रूस हारते चला गया। जैसे बाल्कन युद्ध हुआ था, उसमें भी रूस हार गया, ठीक है। बाल्कन युद्ध हुआ, उसमें भी रूस हार गया। इसके बाद जापान के साथ इसका एक युद्ध हुआ था, उसमें भी रूस हार गया। फिर क्रीमिया युद्ध हुआ था, उसमें भी रूस हार गया। तो लगातार हारने से क्या होगा? प्रतिष्ठा बढ़ेगा कि घटेगा? प्रतिष्ठा डाउन होगा ना जी, है ना। तो रूस की प्रतिष्ठा क्या होता जा रहा था? डाउन होता जा रहा था। समझा रहा है? यही लिख रहा है, जो बोल रहे हैं वही लिखना है कि रूस बहुत सारे युद्धों में भाग लिया और सभी युद्धों में लगातार रूस क्या होता जाता था? हारते जाता था। जैसे बाल्कन युद्ध, रूसी जापानी युद्ध, क्रीमिया युद्ध, सब में रूस क्या हो गया? हार गया। इससे उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी? बहुत कमी आई, प्रतिष्ठा में बहुत कमी आई। इससे रूसी जनता बेचैन थी विद्रोह करने के लिए, है ना। रूसी जनता क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो रूस का जो राजा था जार अलेक्जेंडर द्वितीय, कौन था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ये सब देख रहा था, ठीक ना। तो उसी समय लगा कर उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध पता है कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 चला था 1918 तक, 1914 से 1918 तक चला था, पता है ना। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो राजा सोचा कि क्यों ना हम युद्ध में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। अगर हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो रूस का जनता है तो पहले अंदर जो विद्रोह कर रहा है ना उसको भूल जाएगा और सब किसमें शामिल हो जाएगा? युद्ध में। सब किसमें शामिल हो जाएगा? युद्ध में। मतलब अंदर की बातों को भूलकर सब युद्ध में मेरा क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। युद्ध में मेरा क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा कि अंदर का विद्रोह अपने आप क्या हो जाएगा? शांत पड़ जाएगा। कौन ये सोचा? रूस का जार। और इसी उद्देश्य से वो क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से वो क्या हो गया? शामिल हो गया। कौन? रूस जी। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन शामिल हो गया? रूस, मतलब वहां का राजा। ऐसा समझे ना। तो हुआ क्या ना, जो राजा सोचा था वो हुआ नहीं। राजा सोचा क्या था कि विद्रोह डर जाएगा ना, अंदर का विद्रोह, लेकिन दबा नहीं, और विद्रोह क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे? तो रूस जो शामिल हुआ ना, तो रूस के सैनिकों के पास न तो हथियार था अच्छा। अब रूस शामिल हो गया युद्ध में और सैनिक को हथियार दे ही नहीं रहा है लड़ने के लिए, भोजन दे ही नहीं रहा है खाने के लिए। रूस के सैनिकों के पास न तो अच्छे हथियार थे न तो भोजन था। अब हथियार है ही नहीं है, भोजन ही नहीं है, तो भूखे कैसे लड़ेगा? भूखे कैसे लड़ेगा? कि वहां गिल्ली डंडा खेलेगा? हथियार अगर तब लड़ेगा जी। तो सोचिए तो जरा सैनिक गुस्सा होंगे कि नहीं गुस्सा होंगे? अब हम आपको लगा दिए कोई काम में कि एक काम कीजिए, और काम करने के लिए जो चीज चाहिए, जो हथियार चाहिए, औजार चाहिए, वो औजार हम दे ही रहे हैं, तो आप काम कीजिएगा? क्या बोलिएगा? सर आप काम में लगा दिए और औजार दे नहीं किए, हम करेंगे तो खेत जोड़ डूबेगा और कुराली सब देगा ही नहीं, तो हाथ से जुटेगा का? तो गुस्सा होगा ना? गुस्सा होगा कि नहीं होगा गुस्सा? तो वही बात यहाँ पर हुआ कि रूसी सैनिक को क्या युद्ध में तो लगा दिया राजा, लेकिन उसके पास ना तो हथियार था और ना तो खाने के लिए भोजन था सही से। तो लोग गुस्सा होगा कि नहीं होगा? उसमें असंतोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो लोग विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना विद्रोह जी। अब दूसरी तरफ हुआ क्या कि दूसरी तरफ क्या हुआ कि जनता देख रहा था
कह रहे इस युद्ध में भी मेरा क्या होता जा रहा है, हार होता जा रहा है। रूसी जनता जो था वो इस बात को देख रहा था कि इस युद्ध में भी मेरा क्या हो रहा है, हार हो रहा है, ठीक ना। तो समझ रहा था कि ये जो यहाँ का राजा है इसके कारण हम लोग क्या हो रहा है, प्रतिष्ठा पूरा खत्म होते जा रहा है। तो ये जनता लोग क्या करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऐसा समझना, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, प्रथम विश्व में रूस की पराजय तत्कालिक कारण बन गया। आया समझ है नहीं। और एक बात और इसमें है कि जब रूस का लगातार हार होता जा रहा था ना, तो रूस का तरफ से कमांडर खुद बन गया जान निकोलस द्वितीय। कौन बन गया, यहाँ का जो राजा था जान निकोलस द्वितीय, वो खुद कमांडर बन गया, इस्लामी सेनापति बन के लड़के, ठीक है। तो वो खुद कमांडर बन गया वहां से। अब फिर भी उसका हार होता जा रहा था। तो सोचिए तो जरा, खुद कमांडर फिर भी उसका हार होता जा रहा था, तो उस राजा का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना जी। राजा का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। अब तो वही उस राजा का वैल्यू और घटते जा रहा था, तो जनता और गुस्सा होते जा रहा था कि मेरे राजा को तो आप कोई इज्जत नहीं है, वो तो खून हारते जा रहा है। तो जनता क्या हो गया, विद्रोह करने के लिए मुताला हो गया कि नहीं, विद्रोह करके राजा को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो समझ में आया प्रथम विश्व में रूस की पराजय कैसे तत्कालीन करवाना, फिर से बता रहे, समझ आ गया। तो ये समझ आ गया प्रतिक्रांति क्यों हुआ था जी, कोई का। और ये समझ आ गया आपको रूसी क्रांति कहाँ थे, जिम्मेदार थे। और इसके बाद प्रथम विश्व रूस की पराजय ने क्रांति का मार्ग कैसे बना लिया, या कैसे ये तत्कालिक कारण बना, समझ आ गया। तो हम जो बोले हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप करो क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लोगे। आया समझना। अब इसको हम साफ करते हैं, और साफ करके फिर जो 2 क्वेश्चन बच गया वो 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो चलिए इसको साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो फिर से ले लीजिएगा वीडियो को शुरू करके, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लेंगे, फिर से वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे का जो 2 क्वेश्चन बच गया था वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि क्रांति के पहले रूसी किसानों की हालत क्या थी, रूसी किसानों की स्थिति क्या थी, वो हमको जानना है। और दूसरा क्या है, पूंजीवाद क्या है वो जानना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जानेंगे। इससे पहले आप लोग जान लेना, जो भी हम समझाए वो समझ गए थे। अब इसको भी आपको करना क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं उसी तरह से आप इसको भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको कॉपी में लिख सको। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इधर उधर आप लिख चुके हो ना, ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों क्वेश्चन को क्या कीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझाते हैं कि क्रांति के पहले हुआ क्या था, रूसी किसानों का हालत कैसा था, ठीक है। तो है क्या कि 1861 तक, ये याद रखिएगा, ये जो साल है 1861, ये याद रखिएगा, बहुत खास है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 1861 तक जो किसान थे वो बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। 1861 तक जो किसान थे, रूस के जो किसान थे, वो बंधुआ मजदूर के रूप में काम क्या करते थे, ठीक है। लेकिन जब क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुआ, किस युद्ध में, क्रीमिया युद्ध में, पता था ना कि क्रीमिया युद्ध में रूस आ गया था। तो क्रीमिया युद्ध में जब रूस की पराजय हुआ तो यहाँ पर जो जार है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक ना, किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए 1861 में क्या किया, कृषि राष्ट्र को समाप्त कर दिया। ये याद रखिएगा कि क्रीमिया युद्ध में पराजय के बाद, किस युद्ध में पराजय के बाद, क्रीमिया युद्ध में पराजय के बाद 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो है किसानों को राहत देने के लिए, किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि राष्ट्र को क्या समाप्त कर दिया, ठीक है। किसानों को इससे थोड़ा सा तो राहत मिला, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। ऐसा समझना, किसानों को इससे थोड़ा सा राहत मिला, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या ना कि किसानों को तो जमीन मिला, किसानों को जमीन दिया गया, लेकिन जमीन के बदले भारी रकम उनसे लिया गया। किसानों को जमीन दिया गया, लेकिन जमीन के बदले भारी रकम भी उनसे लिया गया। इससे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, ठीक ना। अब जो भी किसान जमीन लेना चाह रहे थे तो उनको तो रकम चुकाना पड़ रहा था ना सरकार को, तो रकम कहां से लेते, घर में तो रखा हुआ नहीं था। तो कहीं कहीं से जाकर वो क्या किए, कर्ज लिए। किसान भाई जो है कहीं कहीं से जाके क्या किए, कर्ज लिए, ताकि वो हम पैसा देंगे सरकार को तो हमको जमीन दे देगा, ठीक है। तो किसान भाई क्या किए, कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके कर्ज लेकर के वो जमीन लिए। तो जमीन तो मिला, लेकिन भारी रकम उनसे वसूला गया। इससे उनका कर्जा का बोझ बढ़ गया ना जी। कर्ज का बोझ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कर्ज का बोझ बढ़ गया। दूसरी तरफ हुआ क्या कि सरकार उसको टैक्स भी लाद दिया। सरकार जो है किसानों पर टैक्स भी लाद दिया। अब किसानों को एक तरफ कर्ज भी भरना है और दूसरी तरफ टैक्स भी भरना है। किसानों को एक तरफ अपना जो कर्ज लिया था वो भी भरना है, और दूसरी तरफ टैक्स भी भरना है, कर भी भरना है। तो आप खुद सोच सकते हो कि किसानों की स्थिति अच्छा हो जाएगा कि खराब हो जाएगा, खराब होता जाएगा ना जी। और खराब से खराब होते चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा ना। तो अंत में किसानों को करना क्या पड़ा कि कर्ज भरने के लिए जो जमीन उनके पास था वो जमीन को लास्ट में क्या करना पड़ा, या तो गिरवी रखना पड़ा या तो बेचना पड़ा। तो जहां पर थे वहीं पर आ गए। शुरू में भी ये क्या थे, बंधुआ मजदूर थे, इनके पास अपना कोई जमीन नहीं था। अभी क्या हुआ इनके पास, अभी इनके पास कोई जमीन रहा नहीं रहा। जमीन जो इनको मिला था वो जमीन कहां चला गया, वापस चला गया ना। अभी इनके पास जमीन रहा नहीं, तो स्थिति खराब होता चला गया ना। और ऊपर से पहले तो था कि चलो कर्ज नहीं था, पहले तो इतना था ना रहा कि कर्ज नहीं था, कर नहीं होता था। लेकिन अब क्या था, कर्ज भी भरना पड़ रहा है और कर भी भरना पड़ रहा है। जरूरी है कि जो किसान जमीन बेचा हो उसे कर्ज भरा गया होगा,
तो जमीन भी गया हाथ से और साथ में कर्जा का बोझा भी माथा पर लगा गया। तो सोचिए जरा किसानों की स्थिति अच्छा हो गया कि खराब हो गया? बहुत खराब हो गया ना जी। किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्रांति के पहले किसानों की स्थिति बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। बेचारा करता क्या, समझा गया? क्रांति के पहले किसानों की स्थिति कैसा था? तो लिखना क्या आपको? लिखना यही है कि 1861 तक किसान जो है बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। किस रूप में? बंधुआ मजदूर के रूप में काम क्या करते थे, ठीक है। 1861 में क्या हुआ ना, जब क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुआ तो उसके बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो है कृषि दासता समाप्त कर दिया। किस लिए? किसानों को राहत देने के लिए, किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा, कोई अच्छा लाभ नहीं पहुंचा। ठीक है, किसानों को तो जमीन दिया गया लेकिन जमीन के बदले में भारी रकम लिया गया। ठीक है, किसानों को जमीन दिया गया लेकिन जमीन के बदले भारी रकम लिया गया। ठीक है, अब ये किसान क्या किए, रकम कहां से लाए? तो कर्ज लेकर लाए। तो किसानों पर क्या हो गया? कर्जा का बोझ बढ़ गया। कर्ज का बोझ बढ़ गया ना जी, कर्ज का बोझ बढ़ गया। ऊपर से क्या हुआ कि कृषि में कोई सुधार नहीं किया सरकार, कृषि में कोई सुधार नहीं किया। कहता था ना कि कृषि में जब सुधार कर देते हैं तो किसानों का पैदावार बढ़ जाएगा। कृषि में कोई सुधार भी नहीं किया सरकार तो क्या हुआ? पैदावार बढ़ा भी नहीं, और ऊपर से इस पर टैक्स ला दिया गया। क्या ला दिया गया? टैक्स। किसानों पर टैक्स ला दिया गया, कर ला दिया गया कि आपको कर इतना भरना पड़ेगा। ठीक ना, तो किसान एक तरफ कर्ज भरते भरते परेशान थे, दूसरी तरफ उनको कर भी भरना पड़ा। तीसरे इनकी स्थिति क्या होता चला गया? दयनीय से दयनीय होता चला गया, खराब से खराब स्थिति होता चला गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान की स्थिति बहुत खराब था। अंत में वो क्या किए कि अंत में कर्ज भरने के लिए क्या किए? अपना जमीन या तो गिरवी रख दिए या तो बेच दिए। तो इनके हाथ में जो जमीन था वो जमीन भी इनके हाथों से निकल गया। तो इनकी स्थिति जो था खराब तो था ही और अधिक खराब हो गया। आया समझे ना? तो समझाया क्रांति के पहले किसान की स्थिति कैसा था? कोई दिक्कत है कि फिर से समझाया? आ गया, समझ में आ जाएगा ना? चलिए अगला है पूंजीवाद। देखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार का होता है। हम लोग आर्थिक शास्त्र जो आपका बुक है अर्थशास्त्र उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, सबसे पहले यही पढ़ना हम लोग को। अर्थशास्त्र में पहला लेसन में हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था के बारे में, और उसमें हमको पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं पूंजीवादी, दूसरे को बोलते हैं समाजवादी, और तीसरे को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमको आज अभी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम आपको तीनों के तीनों बताने जा रहे हैं। ठीक है, तीनों बताएंगे। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादन के जितने भी साधन है, संसाधन है, उसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसे ना, यहाँ पर क्या है? जहां पे संसाधन हो ना, जहां पे संसाधन या उत्पादन के साधन, ठीक है, जहां पे संसाधन या फिर उत्पादन के साधन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? उत्पादन के साधन। हमको अभी ध्यान में आया, उसमें ध्यान नहीं था इसलिए लिखना भूल गए। आप चाहो तो या क्या लिखोगे? उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन के साधन में किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, निजी संस्था का। ठीक है, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इसी हम शुरू में पढ़ चुके हैं। समाजवादी में होता क्या पढ़े थे ना, तो फिर से बता देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां के उत्पादन के जो भी साधन है वो किसका होता है? राज्य का होता है। ऐसा ना, उसको नियंत्रण किसका होता है? राज्य का, सरकार का उसको नियंत्रण होता है। ठीक ना, या समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। ऐसा समझना, इसमें जो उत्पादन होता है वो किसके लिए होता है? किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी निजी व्यक्ति के लिए, किसी एक संस्था के लिए। ऐसा ना, इसका जो लाभ है वो किसको मिलता है? किसी एक व्यक्ति को, किसी निजी व्यक्ति को, किसी निजी संस्था को। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो लाभ है एक व्यक्ति को न पहुंचाकर क्या किया था? पूरे समाज को। ठीक है, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर है? रूस में। कहां पर है? रूस में। ठीक है, अब इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां है? अपने भारत देश में। ठीक ना, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिश्रण है। मतलब इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का भी नियंत्रण होता है और साथ ही साथ निजी व्यक्तियों का भी। आया समझ ना? तो कोई बोलेगा बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है, उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे समझ में? तो आज का टॉपिक समझ आ गया? कोई दिक्कत है कि फिर से समझाना है? तो आज क्या क्या सीखे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन था कि प्रतिक्रांति क्यों हुआ, प्रतिक्रांति क्यों हुआ और उसको बोल्शेविक सरकार, लेनिन का सरकार कैसे सामना किया। तो क्या हुआ था कि रूस में जैसे ही बोल्शेविक सरकार आया, लेनिन का सरकार आया, तो उससे कुछ लोग परेशान हो गए। वो लोग परेशान हो गए जिनका संपत्ति और अधिकार को लेनिन क्या किया था? छीन लिया था। ध्यान से सुनिएगा, जिनका संपत्ति और अधिकार को लेनिन छीन लिया था, जैसे पादरी, पूंजीपति, सामंत, नौकरशाह, ये सब क्या हो गए? परेशान हो गए। ये लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। क्या करने लगे? प्लानिंग करना शुरू कर दिया लेनिन को यहाँ से हटाने का।
आया समझ ना। लेनिन पे क्या किया गया, हत्या का प्रयास भी किया गया, लेनिन की हत्या का प्रयास भी किया गया। तो लेनिन को लगा क्या हो गया, पानी नाक से ऊपर हो चुका है, अब हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो लेनिन क्या किया, एक टीम बनाया पुलिस का, एक पुलिस का नया टीम बनाया जिसका क्या नाम रखा गया, चेका। चेका क्या किया ना, लाल आतंक का सहारा लेकर हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट कर दिया, हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के नींद सुला दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, प्रतिक्रांति धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो षड्यंत्रकारी थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, शांत हो गए। दूसरी तरफ हुआ क्या कि दूसरी तरफ तेरा जो पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो पूंजीवादी देश है, ये क्या करने लगे, तो ये दखलंदाजी करना शुरू कर दी। किसमें, रूस की व्यवस्था में। देखा क्या रूस के अंदर क्या हो रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, ठीक ना। तो चलो जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको हम क्या करें, सहायता पहुंचा। तो ये जो ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब क्या किया, अपना सैनिक को कहां भेज दिए, अपना सैनिक को कहां पर भेज दिया, रूस में षड्यंत्रकारियों की हेल्प करने के लिए, ठीक ना। तो लेनिन के सलाह पर ट्रोट्स्की जो है, कौन, ट्रोट्स्की, याद रखिएगा, लेनिन के सलाह पर जो ट्रोट्स्की है वो लाल सेना का गठन किया, और लाल सेना की सहायता से सबको, जितना सैनिक आया था विदेशी सैनिक, सबको मार मार कर खरीद के बाहर भगा दिया। ऐसा ना, मतलब सब सैनिक को खरीद के बाहर कर दिया कि जहां से आया था वहीं जाओ, है ना। आया कि नहीं आया। इस प्रकार रूस जो है प्रतिक्रांति से भी बच गया और पूंजीवादी देशों के आक्रमण से भी बच गया। यही था प्रतिक्रांति, समझ आया था ना। इसके बाद पहले रूसीकरण की नीति जो यहाँ पर है, पहले तो नहीं रूसीकरण की नीति। तो रूस में हुआ क्या था कि बहुत सारे प्रजाति के लोग रहा करते थे। सबसे ज्यादा कौन लोग रहते थे जी, स्लाव जाति। कौन लोग, स्लाव जाति, है ना। इसके अलावा कौन, फिन, पोल, यहूदी, जर्मन, ये सब भी रहा करते थे। लेकिन सबकी भाषा, रीति रिवाज सब अलग अलग था, है ना, अलग अलग सबकी भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति अलग अलग था। तो रूसी सरकार क्या किया ना कि रूसीकरण का नीति अपना लिया। मतलब क्या कि सबको रूसी भाषा बोलना है, रूसी शिक्षा अपनाना है, रूसी संस्कृति अपनाना है, रूसी धर्म अपनाना है। इससे अल्पसंख्यक लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। अल्पसंख्यक जो कम संख्या में परेशान होगा ना जी। अब आपको बोलेगा कि आप उर्दू सीखिए, तो कल से आप उर्दू बोलना शुरू कर दीजिएगा, उर्दू सीखिएगा। आपको कहेगा कि मुस्लिम लोग धर्म मानिए, आप मान लीजिएगा। जब आप मान लीजिएगा हम मुस्लिम भाई हैं, हम ही को बोलेगा कि कल से आप सिख वाला धर्म मानिए, मान लेंगे। सबका धर्म अपना अपना धर्म होता है ना, और सबको अपना अपना धर्म मानने की छूट मिलना चाहिए ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर छूट मिला नहीं मिला, सबको बोल दिया गया एक ही धर्म अपनाओगे, रूसी धर्म, सब रूसी भाषा बोलोगे, सब रूसी शिक्षा को अपनाओगे, रूसी संस्कृति को अपनाओगे। इससे हुआ क्या कि अल्पसंख्यक लोग इसका क्या हो गया, विरोध करना शुरू कर दिए। और सबसे पहले 1863 में पोल क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन इसको दबा दिया गया, विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। विद्रोह दब गया था, लेकिन फिर भी ये क्या होना, लोगों की अंदर जो विद्रोह की भावना था वो नहीं दबा था, वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और 1917 में बड़ा स्वरूप ले लिया और क्रांति शुरू हो गया। ऐसा समझे। प्रथम विश्व में रूस की पराजय, तो क्या हुआ था कि रूस भी प्रथम विश्व में शामिल हुआ मित्र राष्ट्र की तरफ से। क्या से, मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व में रूस भी शामिल हुआ, है ना। ये 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रूस भी शामिल हुआ। इससे शामिल होने का एक उद्देश्य यही था कि जो जनता अंदर अंदर विद्रोह कर रहा है मेरे खिलाफ, ना, रूस का जो जार था, जार ने राजा यही सोचा कि जो जनता मेरे खिलाफ अंदर अंदर विद्रोह कर रहा है, तो हम अगर युद्ध में शामिल होते हैं तो जनता विद्रोह को भूल करके पहले युद्ध में शामिल हो जाएगा, तो धीरे धीरे विद्रोह अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। रूसी सैनिकों के पास न तो अच्छे हथियार थे, न तो भोजन था, न हथियार था, न भोजन था, तो लोग युद्ध कैसे करेगा। तो इसे युद्ध में लगातार रूस की क्या होते जा रहा था, हार होते जा रहा था। रूस लगातार हार होते जा रहा था। इससे सैनिक लोग क्या हो गए, गर्म हो गए, है ना। सैनिक लोग क्या हो गए, गर्म हो गए, सैनिक लोग गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए, और वो लोग भी विरोधी बन गए जार का, राजा का। दूसरी तरफ जनता ये सब बातें देख रही थी, जनता गुर्बत हुई ना, जनता ये सब बातें देख रही थी, और वो लोग भी विद्रोह करना शुरू कर दी कि फिर से इस राजा की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस राजा की वजह से फिर से हमको अपमानित होना पड़ रहा है, हमारे देश को अपमानित होना पड़ रहा है ना। ऐसा राजा को रख के हम करेंगे क्या। इसलिए जनता क्या करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये तात्कालिक कानून बन गया, प्रथम विश्व युद्ध रूस की पराजय, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लिए क्रांति के पहले रूसी किसानों की हालत कैसा था, है ना। इसके बाद पूंजीवाद क्या वो भी देख लिए। तो आज का यही टॉपिक था, वीडियो यही था, और इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 2 था हिस्ट्री का, समाजवाद एवं साम्यवाद, वो समाप्त होता है। इसके बाद जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चाहिए, ठीक है, कोई और चीज चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन है आप डालिए, अगर पॉसिबल होगा तो हम उसको करके आपके पास भेजेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। इतना ही।